नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विष कन्या का जहर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। बल्लभगढ़ के राजा अवंती सेन अपनी रानी मुदालसा के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी महाराज, जैतपुर के राजा का दूत आया है। उसने ये पत्र आपकी सेवा में भिजवाया है। राजा अवंती सेन ने वो पत्र पढ़ा। राजा अवंती सेन, आज से 10 दिन पश्चात बसंत पंचमी को हमारे पुत्र महक सिंह की 20वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में हम एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। राजा जैत सिंह, जैतपुर राज्य। महाराज, पत्र में क्या लिखा है? महारानी, जैतपुर के युवराज महक सिंह की बसंत पंचमी को 20वीं वर्षगांठ है। राजा जैत सिंह ने वर्षगांठ समारोह में हमें आने को ये निमंत्रण पत्र भिजवाया है। तो क्या आप उस दिन जैतपुर जाएंगे महाराज? हमें उस दिन वहां जाना ही पड़ेगा महारानी। राजा जैत सिंह के निमंत्रण को भला कैसे ठुकरा सकते हैं हम? लेकिन महाराज, आपने तो हमसे वादा किया हुआ है कि बसंत पंचमी को आप हमें रमणीय बेलावन में भ्रमण हेतु ले जाएंगे। महारानी, बेलावन का भ्रमण फिर किसी दिन कर लेंगे। तुम ही बताओ, राजा जैत सिंह का निमंत्रण ठुकराना ठीक होगा क्या? अगर वे बुरा मान गए तो? महारानी मदालसा ने ठंडी सांस खींची। ठीक है महाराज, मैं आपको वहां जाने से ना रोकूंगी। सेवक, तुम जैतपुर से आए दूत को अतिथि गृह में ठहराओ। हम रात्रि में उससे मिलेंगे। जो आज्ञा महाराज। रात्रि होने पर दूत राजा जैत सिंह से कहना कि हम युवराज के वर्षगांठ समारोह में अवश्य आएंगे। अच्छा महाराज। बसंत पंचमी से 2 दिन पहले जब राजा अवंती सेन जैतपुर जाने को तैयार हुए, ओह अपशकुन। महारानी मदालसा ने तत्काल ही आगे बढ़कर राजा अवंती सेन से कहा, महाराज, आप जैतपुर ना जाइए। दासी ने छींक कर अपशकुन कर दिया है और मेरी दाईं आंख भी बार बार फड़क रही है। लगता है जैसे कुछ अशुभ घटने वाला है। महारानी, मैं इन शुभ अशुभ के चक्रों में कभी नहीं पड़ता। मुझे जैतपुर जाने से ना रोको। राजा अवंती सेन के आदेश पर सारथी ने रथ को आगे बढ़ा दिया। भगवान, महाराज जिद करके जैतपुर जा रहे हैं। यदि वहां इन पर कोई विपत्ति आए तो इनकी रक्षा करना। पूरे 1.5 दिन का सफर तय कर राजा अवंती सेन जैतपुर पहुंचे। राजमहल के द्वार पर ही राजा जैत सिंह ने उनका स्वागत किया। राजा अवंती सेन, मुझे खुशी हुई कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर जैतपुर पधारे। राजन, आपने बुलाया और हम ना आते, ये भला कैसे हो सकता था? राजकीय अतिथि गृह में राजा अवंती सेन को ठहराया गया। कुछ देर आराम करने के पश्चात जब राजा अवंती सेन घूमने के उद्देश्य से अपने कक्ष से बाहर निकले, अरे राजा धवल सिंह, आप भी यहाँ आए हुए हैं? क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते थे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आपने और हमने एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए हम आपस में गुरु भाई हुए। आपको यहाँ देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। क्षमा करना राजा अवंती सेन, मैं जरा जल्दी में हूँ। ये कहकर राजा धवल सिंह आगे बढ़ गए। लगता है धवल सिंह को हमसे मिलकर प्रसन्नता नहीं हुई, तभी तो वो इस प्रकार हमसे पीछा छुड़ाकर चले गए। लेकिन क्यों? फिर बसंत पंचमी के दिन महाराज, सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आइए मेरे साथ समारोह स्थल पर चलिए। चलो सेवक, हम तैयार हैं। जब वे समारोह स्थल पर पहुंचे, महाराज, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अरे राजा धवल सिंह भी यहाँ बैठे हैं। राजा अवंती सिंह ने जैसे ही अपना स्थान ग्रहण किया, राजा धवल सिंह क्रोध से तमतमाकर अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। राजा अवंती सेन, हमारी बगल में स्थान ग्रहण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह आप क्या कह रहे हैं राजन?
आपकी बगल वाली स्थान पर बैठकर हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? अपराध की पूछते हो? अरे, बल्लभगढ़ जैसे छोटे से राज्य का राजा हमारे बराबर में बैठे, ये हम जैसे बड़े राज्य के राजा का घोर अपमान है। ओह, तो ये बात है, तुम घमंड में चूर हो। अवंती सेन, हमसे इस प्रकार बहस ना करो और जाओ, जाकर किसी दूसरे स्थान पर बैठ जाओ। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे राज्य की भलाई है। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं किसी भी सूरत में अपना स्थान नहीं बदलूंगा। कान खोलकर सुन लो तुम। जब दोनों को ये झगड़ा देख राजा जैत सिंह अपने स्थान से उठकर उनके पास आए। उन्हें देख, राजा जैत सिंह, ये आपने कैसा गलत इंतजाम किया है? राजाओं की श्रेष्ठता के अनुसार समारोह स्थल पर उनके बैठने का उचित चयन तो किया होता। महाराज, आखिर हुआ क्या, कुछ हमें भी तो समझाइए। तो सुनो, आप राजा अवंती सेन के बैठने का प्रबंध किसी और स्थान पर करवा दीजिए। राजा धवल सिंह एक विशाल देश का अत्यंत शक्तिशाली राजा है। कूटनीति से काम लेते हुए मुझे धवल सिंह की बात मान लेनी चाहिए। ये सोच, राजन, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप ये स्थान छोड़कर मेरे साथ चलिए और मेरे साथ बैठकर मुझे अनुग्रहित करिए। राजन, लगता है आप भी राजा धवल सिंह की ताकत से डर गए। आपके राज्य में हमारा घोर अपमान हुआ है। हम इस बात को जीवन भर नहीं भूलेंगे। इतने अपमानित होने के पश्चात अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। अपमान की आग में कांपते राजा अवंती सेन अपने स्थान से उठे और समारोह स्थल से चल दिए। राजन, रुक जाइए। इस प्रकार समारोह स्थल से जाकर कृपया रंग में भंग ना डालिए। जैत सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि रंग में भंग मैंने नहीं अपितु किसी और ने डाला है। फिर भी तुम मुझे ही दोषी समझ रहे हो। तुम्हारी बुद्धिमानी की दाद देता हूँ मैं। अवंती सेन समारोह स्थल से सीधे अपने रथ के पास पहुँचे। सारथी, रथ को चलने के लिए तुरंत तैयार करो। हम इसी समय बल्लभगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद ही रथ बल्लभगढ़ की ओर दौड़ रहा था। जब अवंती सेन बल्लभगढ़ पहुँचे, अरे महाराज, आप तो बड़ी जल्दी जैतपुर से लौट आए। क्या समारोह इतनी शीघ्र समाप्त हो गया? महारानी, इस समय हमारा चित्त ठीक नहीं है, इसलिए हमसे कुछ ना पूछो। महाराज, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकती हूँ? महारानी, बस इतना ही जान लो कि जैतपुर रवाना होते समय यदि हम तुम्हारा कहना मानकर वहाँ ना जाते तो शायद ठीक होता। क्या वहाँ कोई अप्रिय घटना घट गई महाराज? हाँ महारानी, कुछ ऐसा ही समझ लो, पर इस समय मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से ना बता पाऊँगा। राजा अवंती सेन ने उसी समय प्रधानमंत्री चंद्रमणि को अपने कक्ष में बुलाया। महाराज, दास को कैसे याद किया? तब अवंती सेन ने प्रधानमंत्री चंद्रमणि को जैतपुर राज्य में घटी घटना विस्तार पूर्वक बताई। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, राजा धवल सिंह ने भरी सभा में हमारा अपमान किया है। हम उससे अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके धवलगढ़ पर हमला करना चाहते हैं। महाराज, धवलगढ़ पर हमला करने की राय मैं आपको कभी नहीं दूंगा। राजा धवल सिंह के पास विशाल एवं सुगठित सेना है। उसकी सेना से टक्कर देना हमारी छोटी सी सेना के वश की बात नहीं है। हमें युद्ध में पराजय का ही मुकाबला मुंह देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हम हर हालत में उसे धम्बी धवल सिंह को अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। महाराज, राजा धवल सिंह को नीचा दिखवाने के लिए हमें युद्ध के अलावा और कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो ढूंढिए उस रास्ते को। प्रधानमंत्री चंद्रमणि सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, महाराज, मैंने समस्या का हल ढूंढ लिया है। वो क्या हल है प्रधानमंत्री जी? महाराज, हमें विषकन्या मोहिनी को मोहरा बनाकर राजा धवल सिंह को मात देनी होगी। प्रधानमंत्री जी, मैं कुछ समझा नहीं। विषकन्या मोहिनी भला राजा धवल को कैसे सबक सिखाएगी? महाराज, हमें विषकन्या मोहिनी को सिखा पढ़ाकर धवलगढ़ भेजना होगा
वहां जाकर वो अपने रूप जाल के द्वारा हमारी योजना को क्रियान्वित करेगी। प्रधानमंत्री चंद्रमणि ने विस्तार पूर्वक राजा अवंतीसेन को अपनी योजना समझाई। सारी बात जानने के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, योजना तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। इसमें हल्दी लगेगी न फटकरी, और रंग भी चोखा आएगा। आप इसी समय विषकन्या मोहिनी को बुलवाइए। कुछ देर बाद विषकन्या मोहिनी राजा अवंतीसेन के सामने खड़ी थी। मोहिनी, तुम्हें आज ही धवलगढ़ जाना होगा। वहां पहुंचकर मुझे क्या करना होगा महाराज? मोहिनी, वहां जाकर तुम्हें एक नहीं अपितु 3 युवकों को एक एक करके अपने रूप जाल में फंसाना होगा। तत्पश्चात उन्हें अपने विषैले व्यक्तित्व के प्रभाव से यमलोक पहुंचाना होगा। उन तीनों युवकों के नाम क्या हैं महाराज, और वे किसके पुत्र हैं? ये तीनों धवलगढ़ के राजा धवल सिंह के पुत्र हैं और उनके नाम प्रबल, कुशल और निश्चल है। ठीक है महाराज, मैं आज ही धवलगढ़ के लिए प्रस्थान करती हूँ। कुछ देर बाद ही विषकन्या मोहिनी का रथ धवलगढ़ की ओर दौड़ा जा रहा था। जब उसका रथ धवलगढ़ राज्य के समीप पहुंचा, अब मुझे रथ यहीं पर छोड़कर पैदल ही धवलगढ़ की ओर प्रस्थान करना चाहिए, ताकि किसी को मुझ पर किसी भी प्रकार का शक ना हो। उसने रथ के सारथी से कहा, चित्ररथ, रथ को यहीं पर रोक दो। चित्ररथ ने तुरंत ही रथ को रोक दिया। चित्ररथ, मैं पैदल यहाँ से धवलगढ़ जाऊंगी। तुम्हें रथ के साथ यहीं से वापस लौटना होगा। ठीक है चित्ररथ, मैं प्रत्येक 5वें दिन अर्धरात्रि के पश्चात तुमसे इसी स्थान पर मिलने आया करूंगी और तुम्हें अपने कार्य की प्रगति के बारे में सूचना देकर तुरंत ही धवलगढ़ वापस लौट जाया करूंगी। अच्छा, मैं आज से ठीक 5वें दिन की रात्रि को इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जब चित्ररथ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया तो वो भी धवलगढ़ की ओर चल दी। धवलगढ़ पहुंचने पर सबसे पहले मुझे किसी सराय में ठहर कर आज की रात गुजारनी है चाहिए, और सराय में ही किसी से तीनों राजकुमारों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मोहिनी ने एक निर्जन स्थान पर अपना रूप बदला और सराय की खोज में नगर की ओर चल दी। कुछ ही देर बाद वो एक सराय में थी। आज की रात बिताने को क्या मुझे सराय में थोड़ी सी जगह मिल सकती है बेटा? क्यों नहीं बूढ़ी माँ, लेकिन सराय में एक रात गुजारने के बदले मैं यात्रियों से एक स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा ही दूंगी बेटा। तो आओ बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। बेटा, कमरा बाद में देख लूँगी, पहले अलाव के पास बैठकर थोड़ी देर हाथ पाँव सेक लूँ, बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है बूढ़ी माँ, आओ यहाँ बैठ जाओ। वृद्धा मोहिनी वहीं बैठकर अलाव पर हाथ तापने लगी। सुना है इस राज्य के राजा के 3 जवान बेटे हैं। यहाँ का राजा तो बड़ा ही खुशहाल होगा। खाक खुशहाल होंगे। महाराज धवल सिंह माना कि इस समय उनकी शक्तिशाली सेना से किसी भी राजा की सेना टक्कर नहीं ले सकती। ये भी माना कि इस समय महाराज धवल सिंह की शूरवीरता की धाक चारों ओर फैली हुई है। पर महाराज धवल सिंह के बाद इस राज्य का भगवान ही मालिक है। पता नहीं तब क्या होगा, कैसे इस राज्य का अस्तित्व बच पाएगा। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो बेटा? तुम चिंता ना करो, महाराज धवल सिंह के बाद उनके बेटे सुचाक रूप से इस देश की बागडोर संभाल लेंगे। ऐसा होना नामुमकिन है बूढ़ी माँ। क्यों बेटा? बूढ़ी माँ, महाराज धवल सिंह का बड़ा बेटा प्रबल है। वो कुरूप, एक आंख से काना एवं अत्यंत धूर्त है। चालाकी उसके रग रग में बसी हुई है और राजपाट संभालने के बिल्कुल ही अयोग्य है। महाराज का दूसरा बेटा कुशल पक्का मंदिरा सेवी एवं हर समय भोग विलास में डूबा रहने वाला है। नृत्य, गान इत्यादि के अलावा उसे और कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ, महाराज का तीसरा बेटा निश्चय ही बुद्धिमान, मेधावी एवं सच्चरित्र है। वो महाराज के बाद राजपाट संभालने के सर्वथा योग्य है, पर उसे राजपाट किसी भी सूरत में नहीं मिल सकता। वो क्यों बेटा?
क्योंकि प्रबल एवं कुशल दोनों ही निश्चल से बड़े हैं। सबसे पहले प्रबल राज सिंहासन का प्रबल दावेदार है, उसके बाद कुशल इस उत्तरदायित्व को पाने का अधिकारी है। निश्चल इन दोनों के बाद ही इस पद का उत्तराधिकारी बन सकता है, पर ऐसा होना असंभव है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सबसे बड़े पुत्र को ही राजपाट सौंपा जाता है। युगों युगों से ही यही रीत चली आ रही है। सराय के मालिक से अनजान अनजान में ही राजा धवल सिंह के तीनों पुत्रों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मेरे हाथ लग गए हैं। अब मैं इन सुरागों के सहारे ही अपनी योजना को क्रियान्वित करूंगी। अब मुझे यहाँ से उठकर अपने कमरे में चलना चाहिए। सराय का मालिक उसे उसके कमरे में छोड़ने आया। ये लो बेटा, आज की रात सराय में ठहरने का किराया। सुबह होने पर, बेटा कल रात तुमने मुझे महाराज धवल सिंह के तीनों बेटों के बारे में बताया था। अब बस इतनी बात और बता दो कि उन तीनों में से कौन विवाहित है और कौन अविवाहित। ये तुमने खूब पूछी बूढ़ी माँ। भला कौन कुरु प्रबल का विवाह अपनी बेटी के साथ करने को तैयार होगा? उसके छोटे कुशल की रंगीन के चर्चे भी दूर दूर तक फैले हुए हैं। उसे भी अपनी बेटी कौन देगा? और निश्चल, हाँ वो नेक युवक है, उसे कोई सहर्षी अपनी बेटी को देने को तैयार हो जाएगा। पर जब तक दोनों बड़े भाई कुंवारे रहेंगे तब तक वो अपना विवाह कैसे कर सकता है? पर बूढ़ी माँ, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बेटा मैं तो बस यूं ही तुमसे उन तीनों के बारे में ही पूछ बैठी हूँ। मोहिनी ने वृद्धा के रूप में ही सराय को छोड़ा। सराय से कुछ देर आने पर उसने एकांत स्थान पर अपना रूप बदला और उस सड़क के किनारे जाकर खड़ी हो गई जो राजमहल की ओर से आ रही थी। राजकुमार प्रबल जब भी महल से बाहर निकलेगा इस सड़क से ही होकर गुजरेगा। मुझे यहीं पर खड़े रहकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।